मार्स। आप इसे मंगल ग्रह कहते हैं, पर क्या जानते हैं आप इस ग्रह के बारे में? यही कि ये लाल है, यहाँ ना तो हवा है और ना ही जीवन। पर आप ये नहीं जानते कि मंगल ग्रह का असली नाम है बारसूम। यहाँ हवा भी है और जीवन भी, लेकिन ये ग्रह अब मर रहा है और इसकी वजह है ज़ोडेंगा। ज़ोडेंगा एक चलता फिरता विनाशकारी शहर जो बारसूम की दूसरी सभ्यताओं को निगल रहा है, इस धरती के संसाधनों को चूस रहा है। उसकी ऊर्जा, उसका पानी, उसकी आत्मा, सब कुछ खत्म हो रही है। ज़ोडेंगा को रोकने वाला कोई नहीं सिवाय एक शहर के, हीलियम। बारसूम का आखिरी महान शहर जो हजारों सालों से ज़ोडेंगा को चुनौती देता आ रहा है और आज भी उसे टक्कर देने की ताकत रखता है। हजारों सालों से इन दोनों शहरों के बीच हवाई युद्ध होती रही है, लेकिन इस बार की जंग में ज़ोडेंगा की किस्मत ने जैसे उससे मुंह फेर लिया। उनका जहाज एक रेत के तूफान में फंस गया। हीलियम की सेना ज़ोडेंगा पर बिजली बनकर टूट पड़ी। ज़ोडेंगा के राजा सम्राट सबथान को अपना अंत नजर आने लगा, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबथान और बारसूम की तकदीर बदल दी। आसमान से एक अनजान शक्ति निकली जिसने हीलियम और सबथान दोनों की सेनाओं को एक झटके में ही मिटा दिया। रह गया सिर्फ सबथान। हैरानी से वो आसमान की ओर देख रहा था। आसमान से 3 दैवीय पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे एक रहस्यमयी चमकदार चीज उनके हाथों में सौंप दी। हैरानी से उन्हें देखता हुआ सबथान बोल पड़ा, ये क्या चीज है और तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम थर्न्स हैं, देवी माँ ईसस के सेवक, उनके दूत। दरअसल ईसस देवी बारसूम में पूजी जाती थी। पौराणिक कथाओं में थर्न्स को देवी ईसस के मैसेंजर्स यानी कि दूत कहा गया था। सबथान उन्हें साक्षात देखकर हैरान था। तभी थर्न ने कहा, देवी माँ ने तुम्हें चुना है इस विनाशकारी हथियार के लिए। हमारे आदेश का पालन करो और बारसूम पर तुम्हारी हुकूमत होगी। सबथान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभर आई, मानो उसने अभी से ही दुनिया जीत ली हो। इसी के साथ कहानी ने पृथ्वी की ओर रुख किया। दौर था सन 1881 का। न्यूयॉर्क शहर की भीड़ में एक शख्स किसी से छुपता फिर रहा था। उसका नाम था जॉन कार्टर, जो अमेरिकन आर्मी का एक रिटायर्ड कप्तान रह चुका था। वो आज शहर का एक बहुत ही रईस और जाना माना इंसान था। जॉन जिससे छुप रहा था वो शख्स कुछ अजीब था। वो बिना कुछ किए बस दूर खड़ा जॉन को घूरता रहता, पर जॉन बड़ी ही चालाकी से उसकी नजरों से बचकर एक पोस्ट ऑफिस आ पहुंचा। उसने अपने भतीजे एडगर राइस बरोज को एक चिट्ठी भेजी जिसमें बस इतना लिखा था, मेरे प्यारे नेड, एक बार मुझसे आकर मिलो। वो चिट्ठी प्राप्त करते ही एडगर जॉन कार्टर से मिलने आ पहुंचा। स्टेशन पर जॉन कार्टर के नौकर ने उसे रिसीव किया और ले आया जॉन के बंगले में। जॉन कार्टर का वकील दरवाजे पर ही एडगर का इंतजार कर रहा था। तभी वकील ने दुख भरे शब्दों में एडगर को बताया कि जॉन कार्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन एडगर के चेहरे पे हैरानी और दुख की घटा सी छा गई। जॉन कार्टर की मौत उसके सभी चाहने वालों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में भी जॉन कार्टर पूरी तरह स्वस्थ और जवान था। वकील ने बताया, सुबह सुबह जॉन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने अपने नौकर से कहा, वकील और डॉक्टर दोनों को तुरंत बुलाओ। ठीक 5 मिनट बाद जब वे बंगले में पहुंचे तो जॉन दुनिया को अलविदा कह चुका था। एडगर वकील के साथ बंगले के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि जॉन का पूरा घर पुरानी, दुर्लभ और आध्यात्मिक वस्तुओं से भरा पड़ा था। वकील ने बताया, मौत से पहले जॉन किसी प्राचीन रहस्य की खोज कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो एक टापू से दूसरे टापू गया, हर जगह खुदाई की और वहां से ये सब दुर्लभ चीजें इकट्ठा करता गया। इन्हीं बातों के बीच एडगर ने कहा, क्या मैं अंकल जॉन को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ? वकील एडगर को बंगले के बाहर ले आया, जहां मजबूत दीवारों और लोहे के दरवाजे से बना एक कब्र था, जॉन कार्टर का कब्र। वकील ने कहा, ये रही सर जॉन की कब्र, जिसकी कोई चाबी नहीं है, ये सिर्फ अंदर से खुल सकता है। सर जॉन ने मौत से पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे इस कब्र को कभी खोला ना जाए और ना ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। एडगर हैरान था। उसने पास जाकर देखा, कब्र के दरवाजे पर लिखा था इंटरमुंडोस, जिसका मतलब होता है 2 दुनियाओं का मिलन। बेशुमार दौलत का मालिक जॉन कार्टर जितना रहस्यमयी था, उतनी ही रहस्यमयी सुरागें वो अपनी मौत के पीछे छोड़ गया था। मानो वो चाह रहा हो कि एडगर ही उसकी मौत का रहस्य सुलझाए। वकील एडगर को वापस अंदर ले गया और उसे जॉन की वसीयत सुनाई। जॉन का वसीयतनामा भी कुछ अजीब था। उसमें लिखा था, मैं जॉन कार्टर ये निर्देश देता हूँ कि मेरी संपत्ति अगले 25 वर्षों तक ट्रस्ट में रखी जाए और उससे मिलने वाली आय का लाभ मेरे प्यारे भतीजे एडगर राइस बरोज को मिले।
और 25 साल पूरे होने के बाद मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दी जाए। अंत में वकील ने वसीयत के मुताबिक एक और चीज एडगर को दी, जॉन कार्टर की प्राइवेट डायरी, जिसे पढ़ने का हक जॉन ने सिर्फ और सिर्फ एडगर को दिया था। वकील के रुखसत लेते ही एडगर ने बड़ी ही बेसब्री से जॉन की डायरी पढ़नी शुरू की और जॉन की कहानी में खो गया। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 13 साल पहले, अमेरिका में स्थित एरिजोना के एक पहाड़ी इलाके में। अमेरिकन आर्मी में ईमानदारी से अपनी सेवा पूरी करने के बाद जॉन कार्टर एक खोज में निकला था। उसे एक गुफा की तलाश थी जिसे स्पाइडर्स केव कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि उस गुफा में बेशुमार सोना है। हालांकि आज तक कोई भी उस गुफा को ढूंढ नहीं पाया था। लोगों को अब ये बस मनगढ़ंत कहानी लगती थी, लेकिन जॉन को यकीन था कि वो गुफा सचमुच है और एरिजोना की पहाड़ियों में ही कहीं छुपा हुआ है। वो लंबे वक्त से उस गुफा की तलाश कर रहा था। हालांकि अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन फिर एक दिन एरिजोना सुरक्षा बल के कर्नल पाउल ने जॉन को बंदी बना लिया। एरिजोना का वो इलाका अपाची आदिवासियों का घर था। सरकार उन्हें वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन अपाची अमेरिकी सेना पर भारी पड़ रहे थे। पाउल को इस युद्ध में जॉन की जरूरत थी, एक ऐसा सैनिक जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर था, एक बहादुर कैप्टन। लेकिन जॉन अब किसी भी हाल में फौज में लौटना नहीं चाहता था। उसने चालाकी से एक गार्ड को बेहोश किया, सेल की चाबी छीनी और घोड़ा लेकर भाग निकला। लेकिन पाउल और उसकी सेना दोबारा उसके पीछे पड़ गई। लेकिन तभी उनका सामना अपाची आदिवासियों के एक दल से हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, अंधाधुंध जानलेवा। जॉन ने मौका देखा और भाग निकला, लेकिन तभी पॉल को गोली लग गई। जॉन एक पल को रुका। उसे लगा पॉल को यूं मरता हुआ छोड़ जाना ठीक नहीं होगा। वो पलटा, पॉल को अपने घोड़े पर डाला और उसे लेकर घाटियों की ओर भाग गया। दोनों एक गुफा में आकर छुप गए, लेकिन बदकिस्मती से अपाची के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया। वो उन्हें खत्म करने गुफा की तरफ बढ़ने लगे। जॉन और पॉल की जान हलक में आ गई, लेकिन तभी अपाची लोगों ने गुफा के ऊपर कुछ देखा और डरकर वापस भाग गए। हैरत में पड़ चुके जॉन ने जब गुफा से बाहर निकलकर ऊपर नजर डाली तो ऊपर उसे दिखाई दिया एक निशान, स्पाइडर जैसा। जॉन समझ गया कि इतने सालों से उसे जिस स्पाइडर केव की तलाश थी वो यही है। जॉन माचिस जलाकर गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर भी एक चट्टान पर ठीक वैसी ही स्पाइडर का निशान था। उसी पल जॉन ने जब गुफा की छत पर नजर डाली तो उसकी आंखें जगमगा उठी। छत पर सोना ही सोना नजर आ रहा था। जॉन का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन उसी पल अचानक जॉन के पीछे एक साया प्रकट हुआ। ये साया कोई और नहीं, मंगल ग्रह यानी कि बारसूम में देखे गए उन्हीं थर्न्स में से एक था। वो अचानक जॉन को देख चौंक उठा और एक खंजर निकालकर जॉन पर हमला कर दिया, लेकिन जॉन ने उसके हमले से बचते हुए उसे गोली से उड़ा दिया। वो थर्न घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस थी। उसने मरने से पहले कुछ शब्द कहे, ओक ओहेम ओक्टेविस। ये शब्द कहते ही वो डिवाइस जैसे एक्टिवेट हो गई और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। जॉन ने जिज्ञासा लिए उसे अपने हाथों में उठा लिया। तभी आखिरी सांस टूटने से पहले उस थर्न ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, बारसूम। जॉन को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, क्या कहा? बारसूम? उसी पल एक तेज रोशनी चमकी और जॉन ने खुद को एक रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ पाया। हैरान परेशान जॉन उठा और चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक सिर्फ घाटियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, वो संतुलन खोकर गिर पड़ा। जॉन उस धरती पर खुद को हवा की तरह बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। वो जब भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाता, उछल कर गिर पड़ता। गुस्से में उसने एक पत्थर फेंका। उसके बस जरा सी ताकत लगाने पर वो बड़ा पत्थर भी बहुत दूर जा गिरा। ये देख जॉन को ताज्जुब हुआ। अब वो भी उस पत्थर की तरह ही उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा और एक घाटी पर पहुंचा। वहीं उसे एक बॉक्स के आकार का चट्टान नजर आया जो कांच जैसी परत से ढंका हुआ था। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो अंदर ढेर सारे अंडे पड़े थे। तभी देखते ही देखते वो अंडे फूटने लगे और उनसे अजीब से प्राणियों के बच्चे निकले जिनके 2 पैर और 4 हाथ थे। उन्हें देख जॉन सन्न रह गया। असल में वो प्राणी मंगलवासी थे। दरअसल जॉन को पता भी नहीं था कि वो थर्न के उस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह यानी कि बारसूम पर आ पहुंचा था। यहाँ ग्रेविटी कम होने की वजह से वो हल्का और ताकतवर महसूस कर रहा था। अनजाने में जॉन थर्न के उस डिवाइस को पीछे ही छोड़ आया था। तभी किसी ने अपनी तलवार से उसे उठाया। वो 4 हाथों वाला वही प्राणी था, लेकिन कोई बच्चा नहीं बल्कि एक वयस्क
उधर जॉन अंडे में से निकले उन प्राणियों को देख हैरान हो रहा था। तभी उसे दूर से उन प्राणियों की पूरी सेना अजीब से जानवरों पर सवार होकर उसकी ही ओर आती हुई दिखी। जॉन डरकर पीछे हटने लगा। तभी एक प्राणी अचानक ही सामने आया और जॉन पर भाले से हमला किया, लेकिन जॉन ठीक समय पर ऊंची छलांग लगाकर दूर हट गया। वो प्राणी जॉन को लंबी छलांग लगाते देख दंग रह गया। तभी उस प्राणी के बाकी साथी जॉन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, लेकिन उस प्राणी ने अपने साथियों को रोक दिया। वो हरे मंगलवासी थार्क्स प्रजाति के आदिवासी थे और उनकी सेना का सरदार था टार्स टार्कस, जो जॉन कार्टर को जिंदा पकड़कर अपने कबीले की तरफ बढ़ चला। इस दौरान बारसूम में जोडेंगा राज्य का सम्राट सबथान थर्न से मिले उस विनाशक हथियार के बलबूते बारसूम के सारे राज्यों को तबाह करता जा रहा था। उस हथियार में इतनी शक्ति थी कि सबसे शक्तिशाली राज्य हीलियम भी सबथान को रोक नहीं पा रहा था। तब हीलियम की महारानी डेजा, जो कि एक वैज्ञानिक थी, उसने सबथान के उस हथियार पर रिसर्च की और उस हथियार की हूबहू नकल बनाने में वो भी कामयाब हो चुकी थी। उसने अपने पिता हीलियम के सम्राट टार्डोस को अपनी वो मशीन दिखाई और बताया, पिताजी, मैंने सबथान के हथियार को समझा है। सबथान के हथियार में सूरज की रहस्यमयी 9वीं किरण यानी कि 9th रे पाई जाती है, जिसमें असीमित शक्ति है। हालांकि मूर्ख सबथान इस शक्ति का इस्तेमाल जंग लड़ने और लोगों की हत्या करने के लिए कर रहा है। पर सोचिए, हीलियम के पास अगर ये शक्ति हो तो क्या कुछ बदल सकता है। रेगिस्तान हरे हो सकते हैं, सूखे समंदर दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इस शक्ति से हम बारसूम को पहले की तरह हरा भरा बना सकते हैं। और खुशखबरी ये है कि मैंने 9th रे की शक्ति पैदा करने वाली ये मशीन बना ली है। सम्राट को एक उम्मीद की किरण नजर आई। डेजा ने उन्हें दिखाने के लिए कि मशीन काम कैसे करती है, मशीन ऑन की, लेकिन तभी सम्राट के एक आदमी ने मशीन पर हाथ रखा और वो मशीन शुरू होने से पहले ही बिगड़ गई। डेजा की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। सभी को लगा कि डेजा की वो मशीन बेकार थी। सम्राट ने सभी को बाहर भेज दिया और डेजा से कहा, बेटी, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम हार चुके हैं, लेकिन सबथान हमारे राज्य हीलियम को बख्श देगा अगर हमने उसकी एक शर्त मानी तो। डेजा ने पूछा, कैसी शर्त? सम्राट ने कहा, तुम्हें सबथान से शादी करनी होगी। ये सुन डेजा बेचैन हो उठी। उसने इस शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसे बस कुछ और समय चाहिए ताकि वो मशीन को दोबारा बना सके। लेकिन सम्राट को अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी बेटी को उस हैवान सबथान को सौंपने का मन बना चुका था। डेजा का सारा सपना बिखरने वाला था। इसी दौरान महल में एक और वो आदमी एक पिलर के पीछे छुपा था जिसने डेजा की मशीन को खराब किया। असल में वो सैनिक के रूप में एक थर्न था। थर्न में ऐसी शक्ति थी कि वे कोई भी भेष धारण कर सकते थे। थर्न का लीडर मताई शांग सबथान के साथ मिलकर हीलियम के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा था। सबथान ने डेजा को शादी का प्रस्ताव मताई शांग के आदेश पर ही भेजा था। दूसरी ओर टार्स टार्कस अपने नवजात बच्चों के साथ जॉन कार्टर को भी लेकर अपने कबीले पहुंचा। उन्होंने बच्चों के साथ जॉन को भी नहला धुलाकर तैयार किया और जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया। जॉन उनकी भाषा न समझ पा रहा था और न ही उन्हें अपनी बात समझा पा रहा था। कुछ देर बाद कबीले की एक सदस्य सोला वहां आई। वो सारे बच्चों को कोई घुट्टी पिला रही थी। उसने जॉन को भी जबरदस्ती वो घुट्टी पिला दी। उसे पीते ही जॉन ने पाया कि वो उन प्राणियों की भाषा समझ और बोल पा रहा था। अगली सुबह टार्स ने जॉन को सारे कबीले के सामने लाकर खड़ा कर दिया। टार्स जॉन के ऊंची छलांग लगाने के हुनर से प्रभावित था। दरअसल उस ग्रह पर रहने वाले लोगों का शरीर ग्रह की ग्रेविटी के मुताबिक ढला हुआ था, इसलिए वे जॉन की तरह ऊंची छलांग नहीं लगा सकते थे। पर जॉन पृथ्वी से आया था, इसलिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ के लोगों से अलग था। इसलिए वो यहाँ की लो ग्रेविटी में खुद को हल्का महसूस करता था और साथ ही यहाँ उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। टार्स चाहता था कि जॉन सभी के सामने उछल कर दिखाए। इसी बीच उनके एक साथी ने चिल्लाकर उन्हें आगाह किया, हवाई युद्ध हो रहा है। ये सुनकर सारे थार्क्स अपनी गुफा में छुप गए। दरअसल ये हवाई युद्ध हो रहा था हीलियम की महारानी डेजा और सबथान के बीच, क्योंकि डेजा को युद्ध में लड़कर मरना पसंद था, पर सबथान जैसे हैवान से शादी करना नहीं। इसलिए उसने सबथान की जहाज पर हमला कर दिया था। हालांकि सबथान अपने हथियार से एक ही झटके में डेजा और उसकी पूरी सेना को मिटा सकता था, पर मताई शांग ने उसे रोक दिया। उसने सबथान से कहा कि उन्हें प्लान के मुताबिक चलना होगा। डेजा को अभी जीना होगा और सबथान को उससे शादी करनी होगी। ये सुन सबथान रुक गया। अब वो डेजा की शिप को तबाह करके उसे बंदी बनाने की कोशिश करने लगा, पर डेजा भी डटकर सबथान का मुकाबला कर रही थी। लेकिन तभी डेजा जहाज से गिरने लगी। उसी पल जॉन ने दूरबीन से डेजा को देखा।
उसे लगा जैसे डेजा कोई इंसान है। उसने ऊंची छलांग लगा दी और गिरती हुई डेजा को पकड़ लिया। डेजा भी जॉन को देखकर हैरत में पड़ गई। डेजा को बचाने के लिए जॉन जाकर सीधा सबथान से ही भिड़ गया, लेकिन वो सबथान के आगे टिक नहीं पाया। सबथान ने उसकी गर्दन पर तलवार अड़ा दी, लेकिन उसी पल थार्क्स की सेना ने बंदूकों से सबथान पर हमला कर दिया। सबथान जॉन को छोड़ अपनी सेना के साथ निकल भागा। थार्क की सेना जॉन की बहादुरी, ताकत और लड़ाई का हुनर देख बहुत खुश हुई। टार्स ने जॉन को अपना राइट हैंड बना लिया। वहीं डेजा भी जॉन के लड़ाई के हुनर को देख काफी प्रभावित थी। उसे जॉन में अपने राज्य हीलियम का रक्षक नजर आ रहा था। हालांकि उसने अब तक किसी को बताया नहीं था कि वो हीलियम की महारानी है। वो एक वैज्ञानिक के तौर पर सभी को अपना परिचय दे रही थी। कुछ समय बाद जॉन और डेजा की फिर मुलाकात हुई। उनकी बातचीत से जॉन को पता चला कि वो इस वक्त मंगल ग्रह यानी कि बारसूम पर है। जॉन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने डेजा को बताया कि वो पृथ्वी से है। ये जानकर डेजा भी दंग रह गई। डेजा ने बताया कि उनके यहाँ पृथ्वी को जरसूम कहा जाता है। हालांकि डेजा को लग रहा था कि जॉन उससे कोई मजाक कर रहा है। डेजा ने जॉन से पूछा कि वो यहाँ बारसूम पर कैसे पहुंच गया। तब जॉन ने टार्स के पास मौजूद थर्न के उस डिवाइस की ओर इशारा किया और बताया कि वो उसकी मदद से यहाँ आया है। अब तो डेजा को यकीन हो गया कि जॉन उसे बेवकूफ बना रहा है। उसे लगा जॉन ये साबित करना चाहता है कि वो एक थर्न है। डेजा उसी वक्त जॉन को थार्क्स के पवित्र मंदिर में ले आई। हालांकि उस मंदिर में थार्क के अलावा किसी और का प्रवेश करना सख्त मना था, इसलिए सोला ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसे टालते हुए डेजा और जॉन बेधड़क मंदिर के अंदर घुस गए। उस मंदिर की छत पर थर्न की डिवाइस जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। साथ ही वहां बारसूम की देवी मां एसस का चित्र भी उकेरा हुआ था और उनके साथ देवी मां के दूत यानी कि थर्न्स की भी आकृति बनी हुई थी। डेजा थर्न की उस डिवाइस को मेडालियन कह रही थी। उसने कहा कि ऐसी मेडालियन केवल थर्न्स के पास होती है। थर्न्स प्राचीन काल से ही बारसूम के लोगों का मार्गदर्शन करते आए हैं। वो देवी मां एसस का संदेश बारसूम के लोगों तक पहुंचाते हैं। डेजा ने जॉन से कहा, अगर तुम थर्न हो तो चलो देवी मां को बुलाओ। हालांकि जॉन को थर्न की आकृति देख समझ आ चुका था कि वो थर्न में से ही एक था जिसे उसने गुफा में गोली मारी थी और उसके डिवाइस की मदद से यहाँ पहुंच गया था। लेकिन उसने डेजा को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना था, बस यहाँ से निकलना था। उसने देखा कि दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। जॉन को अंदाजा था कि वहां उसे मेडालियन का इस्तेमाल करके पृथ्वी वापस लौटने का कोई सुराग जरूर मिलेगा। वो डेजा को ऊपर ले गया और पूछा कि उस प्राचीन भाषा में लिखे शब्द का मतलब क्या है। डेजा ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें देवी ईसस के मुक्ति द्वार का जिक्र था और साथ ही वहां पहुंचने का मार्ग भी। जॉन को अंदाजा था कि अगर पौराणिक कथाओं के थर्न्स असली हैं, तो देवी ईसस भी असली होगी और देवी ईसस के द्वार पर जाकर उसे कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। तभी डेजा ने जॉन से कहा, मैं तुम्हें देवी ईसस के उस पवित्र द्वार तक ले जा सकती हूँ। हालांकि जॉन डेजा पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो राजी हो गया, लेकिन सबसे पहले उसे टार्स से वो मेडालियन हासिल करना था। पर तभी टार्स के लोगों ने जॉन और डेजा को मंदिर में देख लिया। थार्क्स के पवित्र मंदिर में घुसने के जुर्म में उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें लगा सोला ही उन्हें मंदिर में ले गई थी, इसलिए उन्होंने भोली सोला को भी बंदी बना लिया। मंदिर को अपवित्र करने की सजा सिर्फ मौत थी। सारे थार्क्स टार्स से उन्हें मारने की मांग करने लगे। तब टार्स ने उनकी बात मान ली। वो खंजर लेकर टेंट में आया जहां जॉन, डेजा और सोला बंदी थे। लेकिन तभी टार्स भावुक हो गया क्योंकि सोला उसकी ही बेटी थी। वो भला अपनी ही बेटी को कैसे मार सकता था। उसने जॉन को उसका मेडालियन वापस कर दिया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें सोला की हिफाजत करनी होगी। ध्यान रहे लौटकर यहाँ कभी मत आना। ये कहते हुए टार्स ने जॉन, डेजा और सोला को आजाद कर दिया। वे तीनों उसी वक्त अपने पालतू जानवर पर सवार होकर अपनी मंजिल ईस नदी की ओर बढ़ चले, जहाँ से होकर वे ईसस देवी के मुक्ति द्वार तक पहुँच सकते थे। मीलों दूर तक फैले रेगिस्तान के बंजर घाटियों में वो कई दिनों तक लगातार आगे बढ़ते रहे। फासले जितने कम हो रहे थे, जॉन और डेजा की नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही थी। लेकिन तभी सोला को समझ आया कि डेजा उन्हें इस नदी की ओर नहीं बल्कि अपने हीलियम राज्य की ओर ले जा रही थी। दरअसल डेजा चाहती थी कि जॉन सबथान के खिलाफ जंग में उनकी मदद करे। इस पर जॉन ने डेजा को उसकी सवारी से नीचे गिरा दिया और उस जानवर को वहां से भगा दिया। जॉन डेजा को सबक सिखाने के लिए उसे रेगिस्तान में ही छोड़कर जाने लगा। तब डेजा ने जॉन के आगे खुलासा कर दिया कि वो हीलियम की महारानी है। उसने अपनी सारी कहानी जॉन को बताई
कि कैसे सबथान सालों से बारसूम के राज्यों और संसाधनों को तबाह करता आ रहा है और अब वो डेजा से शादी करके हीलियम राज्य को भी हथियाना चाहता है। हालांकि फिर भी जॉन का दिल नहीं पिघला। मजबूरन रेगिस्तान में मरने के डर से डेजा जॉन को सही रास्ता दिखाने को तैयार हो गई। इसी तरह वे लोग इस नदी तक पहुंचे, एक पवित्र और आखिरी बची नदी जिसकी धारा घाटियों से होकर बहती थी। वे नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगे, पर उन्हें क्या खबर थी कि थर्न के लीडर मताई शांग को उनकी सारी जानकारी मिल गई है। ईसस देवी के द्वार में कुछ तो था, जिस कारण जॉन और डेजा का वहां जाना मताई शांग को खल रहा था। उधर जॉन, डेजा और सोला नदी के रास्ते देवी ईसस के द्वार तक आ पहुंचे। वो विशाल चट्टान से बनी एक अजीब सी आकृति थी। जॉन डेजा को उसके ऊपर ले गया। हालांकि डेजा एक वैज्ञानिक थी, उसे भी उन पौराणिक कथाओं पर यकीन नहीं था। वो बस उसे ईसस देवी का काल्पनिक मंदिर समझती थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने डेजा की सोच बदल दी। जॉन ने जैसे ही थर्न के मेडालियन के साथ उस चट्टान पर कदम रखा, वो मेडालियन एक्टिवेट हो गया और चट्टान पर एक द्वार खुल गया। जॉन और डेजा ने हैरान होते हुए उस द्वार के अंदर प्रवेश किया। अंदर वो जगह किसी ऊर्जा से भरी थी। ये ऊर्जा वैसी ही थी जैसी सबथान के हथियार से निकलती थी। ये सब देख डेजा को समझ आया कि ये कोई देवी का चमत्कार नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस मशीन है। डेजा ने जॉन से मेडालियन लिया और उसे एक सांचे में रख दिया। तभी उस सांचे से 9 किरणें निकल आई। डेजा ने उत्साहित होकर कहा, 9th रे, ये सूरज की 9वीं किरण है जिसकी मैं बहुत समय से खोज कर रही थी। ये पूरी जगह 9th रे से निकली ऊर्जा पर चलती है। अब डेजा को यकीन हो गया कि थर्न यानी कि ईसस देवी के दूत सच में हैं। उसे समझ आ गया कि जॉन सचमुच पृथ्वी यानी कि जरसूम से आया है। तभी जॉन ने एक किरण पर पैर रख दिया। उसी पल वहां हमारे सोलर सिस्टम की एक आकृति दिखने लगी। जॉन ने उस सोलर सिस्टम में दिख रही पृथ्वी पर हाथ रखा। तभी वहां प्राचीन लिपि में लिखे कुछ शब्द उभर आए। डेजा ने उसे समझने की कोशिश करते हुए कहा, ये कोई तकनीकी डायग्राम जैसा लगता है। ये निशान दर्शा रहा है कि किसी ट्रांसक्रिप्शन या कॉपी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। बस इतना सुनते ही जॉन को कुछ समझ आया। उसने कहा, शायद ये टेलीग्राफ जैसा है। मतलब थर्न की उस मेडालियन डिवाइस ने मुझे यहाँ भेजा नहीं, बल्कि मुझे टेलीग्राफ किया गया। मैं अपने आप की ही कॉपी हूँ। दरअसल जॉन का असली शरीर अब भी अर्थ पर ही था, उसी स्पाइडर केव में, और मार्स पर जो जॉन था वो बस उसकी एक कॉपी थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी डिवाइस से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये एक एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जिसका थर्न इस्तेमाल करते थे। डेजा ने आगे की लाइंस पढ़ी और कहा कि इसमें वो शब्द है जिसकी मदद से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा संभव होती है। लेकिन उसे पढ़ने के बाद डेजा ने कहा, मैं ऐसे तुक्का नहीं लगा सकती। हमें अभी हीलियम जाना होगा और मेरे सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लाने होंगे ताकि मैं इसे और अच्छे से समझ सकूं। इस पर जॉन हीलियम जाने को राजी हो गया। वे लोग हीलियम की तरफ निकल पड़े। लेकिन तभी थर्न के लीडर मताई शांग ने वॉरहून की सेना उनके पीछे लगा दी। वॉरहून थार्क्स की तरह ही एक बारसूम की जंगली प्रजाति थी जो काफी ज्यादा खूंखार थी। मताई शांग ने उन्हें जॉन को खत्म करके डेजा को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद वे मौत बनकर जॉन, डेजा और सोला के पीछे लग गए। जॉन समझ गया कि वे उनसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। उसने डेजा को सोला के साथ भागने को कहा और खुद अकेला वॉरहून की सेना से भिड़ गया। इस ग्रह पर जॉन इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही सारी सेना के टुकड़े करने लगा। लेकिन अंत में वॉरहून की पूरी सेना जॉन पर टूट पड़ी और जॉन उनके नीचे दबकर रह गया। डेजा की आंखों में जॉन को खो देने का दुख छलकने लगा, पर तभी आसमान से अंधाधुंध गोलियां बरसी, जिससे डरकर वॉरहून की सारी सेना भाग खड़ी हुई। उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि डेजा के पिता टार्डोस थे, जो अपनी बेटी को बचाने आ पहुंचे थे। डेजा अपने पिता के गले से लग गई। उसके बाद वो भागकर जॉन के पास गई। जॉन बेहोश था पर जिंदा था। डेजा ने अपने पिता को जॉन के बारे में बताया कि वो पृथ्वी यानी कि जरसूम से आया है। इतने में ही डेजा के पिता की जहाज से सबथान बाहर आया। उसे देख डेजा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो सबथान को मारने जाने लगी, पर तभी सबथान डेजा की नजरों में अच्छा बनने का दिखावा करने लगा। वो पहले डेजा के पिता का भरोसा जीत चुका था और अब उसने डेजा को अपनी तलवार सौंप दी और कहा, महारानी, मेरी जान अब आपकी है। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मेरा सारा साम्राज्य भी आपका होगा, मेरा हथियार भी। बारसूम पर आप हुकूमत करेंगी। लेकिन तभी डेजा ने तलवार घुमाई और सबथान की गर्दन पर टिका दी, पर सबथान अपनी जगह से जरा सा भी हिला नहीं। इससे सबथान ने डेजा का भी भरोसा जीत लिया। वे सभी वहां से रवाना हो गए। कुछ समय बाद
जॉन कार्टर की आंखें खुली तो उसने खुद को महल में पाया, जहां कुछ सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे। जॉन इस वक्त जोडेंगा शहर में था, जहां सब थान और डेजा की शादी की तैयारी चल रही थी। तभी हीलियम का एक अधिकारी अंदर आया। इधर उधर की बातें करते हुए उसने जॉन से कहा, जल्दी मुझे बंदी बनाओ और यहाँ से निकलो। लेकिन जॉन को कुछ समझ नहीं आया। तब उसने खुद अपनी ही गर्दन पर तलवार अड़ा दी और जॉन को वहां से बाहर निकाल लाया। उसने जॉन से कहा, मैं कांतोस हूँ, महारानी डेजा का सेवक। उन्होंने आपको बुलाया है। आप जल्दी कूदकर वो सामने दिख रही इमारत पर चलिए। इतने में ही सिपाही आने लगे। जॉन कांतोस को लेकर इस इमारत पर सीधा डेजा के कमरे में पहुंच गया, जहां डेजा सबथान से शादी के लिए तैयार हो रही थी। डेजा ने सभी को बाहर भेजा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने डेजा से पूछा, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम उस हैवान सबथान से शादी कर रही हो? इस पर डेजा ने कहा, तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ? क्या तुम हमारा साथ दोगे, हमारे साथ लड़ोगे? लेकिन जॉन ने कदम पीछे कर लिए। डेजा ने कहा कि उसने अपनी किस्मत इसे ही मान ली है। उसने बताया कि ईसस देवी के द्वार में उसने मेडालियन को एक्टिवेट करने का कोड समझ लिया था, लेकिन वो जॉन को हीलियम ले जाना चाहती थी, इसलिए उस वक्त उसने जॉन को वो कोड नहीं बताया। पर अब वो चाहती थी कि जॉन पृथ्वी पर वापस लौट जाए। अब उसने जॉन को वो मंत्र बताया जिससे वो वापस जा सकता था। उसने जॉन को अपने साथ दोहराने को कहा, ओक ओहेम उक्तेई वीस। जॉन ने डेजा के साथ साथ ये शब्द दोहराए, लेकिन अब जॉन को एहसास हुआ कि वो डेजा को दिल दे बैठा था। डेजा को मुसीबत में छोड़कर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर तब तक वो मेडालियन एक्टिवेट हो चुका था। अंत में डेजा ने कहा, अब कहो जरसूम। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर सबथान अंदर आ गया। डेजा चौंक कर पीछे पलटी। उसे लगा जॉन अब पकड़ा गया, लेकिन जब वो जॉन की तरफ मुड़ी तो जॉन वहां से गायब था। डेजा समझ गई कि जॉन अपने ग्रह पर जा चुका है। उसने राहत की सांस ली और सबथान के साथ चली गई। लेकिन जॉन कहीं गया नहीं था, बल्कि ऊपर छुपा हुआ था। जॉन चोरी छुपे कमरे से बाहर आया, पर तभी एक दासी ने उसे देख लिया। अगले ही पल उस दासी ने जॉन पर 9th रे की शक्ति से हमला किया, जिससे जॉन का पूरा शरीर उसके कब्जे में हो गया। असल में वो दासी नहीं, बल्कि दासी के भेष में थर्न का लीडर मताई शांग था। मताई शांग अपने हाथ में लगे एक डिवाइस से जॉन के शरीर और उसकी आवाज तक को कंट्रोल कर सकता था। वो जॉन और पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानता था। वो बातचीत करने जॉन को अपने साथ ले गया। मताई शांग अलग अलग भेष धारण कर जॉन के साथ घूम रहा था। जॉन ने उससे पूछा, आखिर तुम चीज क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो? तब उसने जॉन को अपने बारे में बताया। दरअसल मताई शांग एक अमर और रूप बदलने वाली जाति थर्न का मुखिया था। मताई शांग और उसके बाकी थर्न्स खुद को किसी भी ग्रह के देवी देवताओं के दूत यानी कि मैसेंजर के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन असल में वो सभ्यताओं का विनाश करते थे। मताई शांग का मानना था कि इससे वे प्रकृति को संतुलित रखते हैं। एक सभ्यता खत्म होती है तो दूसरी को जन्म लेने का मौका मिलता है। जब भी किसी ग्रह पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाती थी, तब थर्न्स वहां आते थे। मताई शांग हर सभ्यता से एक क्रूर और मूर्ख लीडर को चुनता था, ताकि वो लीडर उनका आदेश माने। वो उन्हें सत्ता का लालच देकर युद्ध करवाता था, जात पात और धर्म के नाम पर उन्हें लड़वाता था, जिससे वे सभ्यताएं एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अपने आप ही खत्म हो जाती थी। मताई शांग और थर्न ऐसा अरबों सालों से करते आ रहे थे। उनके पास सूरज की 9वीं किरण यानी कि 9th रे की शक्ति थी। इस शक्ति से उन्होंने बहुत ही एडवांस डिवाइस बनाई हुई थी, जिससे कोई भी चमत्कार का ही नाम देता। अब ऐसे ही मताई शांग ने मूर्ख और क्रूर राजा सबथान को 9th रे की शक्ति सौंप दी थी, जिससे वो अनजाने में बारसूम प्लेनेट का विनाश करने वाला था। ये सब सुनकर जॉन ने कहा, तुम सबथान की डेजा से शादी क्यों करवा रहे हो? इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तुम खुद ही मुझे, डेजा और इन सारी सभ्यताओं को खत्म क्यों नहीं कर देते? मताई शांग ने कहा, हम अपना अस्तित्व हमेशा छुपा कर रखते हैं, केवल काल्पनिक बने रहना चाहते हैं ताकि लोग हमें पूजते रहें। पर डेजा बहुत चतुर है, वो हमारा राज जानने के करीब थी। वो 9th रे की खोज कर ही लेती अगर हम उसकी मशीन खराब ना करते। हम सबथान से उसकी शादी करा रहे हैं, क्योंकि शादी होते ही सबथान सबके सामने डेजा की गर्दन काट देगा और एक क्रूर राजा कहलाएगा, जिसने अपने ही प्लेनेट को तबाह कर दिया। एक तीर से 2 शिकार। इस प्लेनेट से सारी सभ्यताओं को मिटाने के बाद हम तुम्हारे ग्रह पृथ्वी को खत्म करेंगे। ये सब सुनकर जॉन सकते में आ गया। उसने पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मताई शांग ने कहा, कोई मकसद नहीं है, बस हम अमर हैं, इसलिए तुम्हारी तरह हमें मौत के खौफ में नहीं जीना पड़ता। जॉन उसके मकसद के आड़े ना आए, इसलिए मताई शांग उसे कैद खाने में बंद करने ले जा रहा था,
पर तभी सनसनाती रफ्तार से एक जानवर भागकर आया और उसने मताई शांग के हाथ में काट लिया, उसी हाथ में जिसमें उसने जॉन को कंट्रोल करने वाला डिवाइस पहना था। उस डिवाइस के टूटते ही जॉन आजाद हो गया। उस जानवर को सोला ने भेजा था। वो सोला का पालतू जानवर था जो बिजली की रफ्तार से भाग सकता था। जॉन ने मताई शांग से उसका मेडालियन डिवाइस ले लिया और एक शिप में उड़कर वहां से भाग निकला। भागकर वो सीधा रेगिस्तान में पहुंचा जहां सोला उसका इंतजार कर रही थी। जॉन ने सोला का धन्यवाद किया और बोला, हमें डेजा को बचाना होगा, जिसके लिए मुझे सेना की जरूरत है, चलो मेरे साथ। जॉन सोला को लेकर वापस थार्क्स के कबीले में लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अब टार्स टार्कस वहां का सरदार नहीं रहा था, बल्कि उसे गद्दार करार करके बंदी बना लिया गया था और अब एक क्रूर थार्क ताज हजूस कबीले का सरदार था। दरअसल कबीले की परंपरा थी कि कोई भी सरदार को युद्ध के लिए चुनौती दे सकता था और उस युद्ध में जीतने वाला सरदार बन जाता। ताज हजूस टार्स को हराकर सरदार बन चुका था। जॉन को ऐसा लगा जैसे उसने खुद अपनी कब्र पर पैर रख दिया। ताज हजूस ने जॉन को बंदी बना लिया और उसे उसी जेल में डाल दिया जहां टार्स कैद था। टार्स को जब पता चला कि जॉन सोला को वापस कबीले में ले आया है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तभी ताज हजूस ने जॉन और टार्स को युद्ध के मैदान में धकेल दिया और उन पर अपने 2 दानव छोड़ दिए, जिन्हें कहा जाता था व्हाइट एप। वो दानव मौत बनकर जॉन और टार्स पर बरस पड़े, लेकिन जांबाज जॉन कार्टर ने अपनी तलवार से उन्हें चीर कर रख दिया। फिर उसने सरदार बनने के लिए ताज हजूस को चुनौती दी। ताज हजूस जॉन की चुनौती स्वीकार करता हुआ मैदान में कूदा, पर जॉन ने एक ही वार में उसे परलोक पहुंचा दिया। अब जॉन थार्क्स की सेना का सरदार बन चुका था। टार्स और सोला ने अपने साथियों को जॉन का साथ देने और डेजा को बचाने के लिए तैयार किया और वे सब थान को खत्म करने उसके साम्राज्य की ओर कूच कर गए। पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि सब थान डेजा से शादी करने के लिए हीलियम साम्राज्य में गया हुआ है। दूसरी ओर हीलियम साम्राज्य में धूमधाम से सब थान और डेजा की शादी का समारोह मनाया जा रहा था। मताई शांग भी रूप बदलकर भीड़ में शामिल था। जैसे ही शादी की रस्म पूरी होती, सब थान डेजा को खत्म करके हीलियम राज्य पर हमला कर देता। इसी के साथ शादी की आखिरी रस्म होने लगी। डेजा के पवित्र पानी को पीते ही वो सब थान की हो जाती। पर तभी ऐन मौके पर जॉन एक शिप पर सवार होकर वहां आ गया। उसने चिल्लाकर हीलियम वासियों से कहा, यह एक जाल है, शादी होते ही सब थान डेजा और हीलियम को खत्म कर देगा। तभी सब थान ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो डेजा को पकड़कर उड़ गया और रोशनी करके अपने साथियों को हमले का संकेत दे दिया। इसी के साथ हीलियम और जोडेंगा की सेना के बीच जंग छिड़ गई। तभी डेजा सबथान के हाथ पे खंजर घोंपकर आजाद हो गई, पर वो बेतहाशा नीचे गिरने लगी, लेकिन जॉन ने एक बार फिर उसे बचा लिया। डेजा जॉन को वापस देखकर खुश थी, लेकिन अभी भावुक होने का समय नहीं था। डेजा तलवार उठाकर जोडेंगा की सेना से भिड़ गई। वहीं जॉन और सबथान के बीच भी युद्ध होने लगा। सबथान और उसकी सेना जॉन और हीलियम की सेना पर भारी पड़ रहे थे, पर तभी टार्स और सोला अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। वे जोडेंगा की सेना पर आग की तरह बरस पड़े। ये देख सबथान अपनी 9th रे की शक्ति से उन्हें मिटाने बढ़ा, पर जॉन ने उसका वो हाथ ही काट दिया जिसमें सबथान की शक्ति थी। सबथान कमजोर पड़ गया। इस भयंकर युद्ध में हीलियम और जोडेंगा दोनों राज्यों की सेना के कई सिपाही शहीद हो गए और सबथान भी मारा गया। वहीं मताई शांग मैदान छोड़कर भाग गया और आखिरकार जॉन कार्टर की बदौलत हीलियम को जीत मिल गई। जॉन कार्टर ने उसी वक्त डेजा के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। डेजा खुशी से जॉन से शादी करने को राजी हो गई। डेजा के पिता ने धूमधाम से उनकी शादी करवाई। शादी की पहली रात जॉन और डेजा का मिलन हुआ। अब जॉन ने तय कर लिया था कि अब वो हमेशा बारसूम पर ही डेजा के साथ रहेगा। उसने अपना मेडालियन डिवाइस दूर फेंक दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अचानक सैनिक के भेष में मताई शांग वहां प्रकट हो गया। उसने मंत्र पढ़कर मेडालियन डिवाइस की मदद से जॉन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। जॉन स्पाइडर केव में मौजूद अपने असली शरीर में जिंदा हो गया। जॉन का शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था, मानो वो कई सालों से वहां मुर्दा पड़ा हो। उसने देखा कि कर्नल पॉल, जिसे शुरुआत में गोली लगी थी, वो मरकर कंकाल में बदल गया था। जॉन मताई शांग के मकसद के आड़े आ रहा था, इसलिए उसने जॉन को हमेशा के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया। डेजा को अपना सब कुछ मान बैठा जॉन पछतावे के आंसू रो पड़ा। जॉन की इस कहानी ने बेशक उसके भतीजे एडगर के कलेजे को भी चीर दिया था। वो बड़ी ही जिज्ञासा से जॉन की डायरी पढ़ रहा था। आगे जॉन ने लिखा था, डेजा से वापस मिलने का जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब एक ख्याल ने मुझे उम्मीद दी।
अगर थर्न पृथ्वी पर भी आते थे तो जरूर उनका एक न एक मेडालियन डिवाइस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा। मुझे समझ आ गया कि गुफा से मिले सोने का उपयोग कैसे करना है। अपनी दौलत की बदौलत में 10 सालों तक दुनिया के चप्पे चप्पे पर घूमा, पौराणिक कथाओं से लेकर इतिहास के हर पन्ने खंगाले, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड खोजबीन की, पर मेडालियन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन एक गुफा में मुझे मेडालियन मिल गया। मैं एक बक्से में छुपाकर उस मेडालियन को अपने साथ ले गया, अपने बंगले में। हालांकि मुझे पता था कि मताई चांग किसी न किसी रूप में मुझे देख रहा होगा। अगर मैं बिना तैयारी के दोबारा बारसूम चला जाता तो मताई चांग पृथ्वी पर मौजूद मेरे असली शरीर को मार देता और मेरे असली शरीर के मरते ही बारसूम में मौजूद मेरा कॉपी भी मिट जाता। इसलिए मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया और अपने शरीर को उस कब्र में कैद करवा दिया जिसकी कोई चाबी नहीं है और वो सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जॉन की ये कहानी पढ़कर एडगर के होश फाख्ता हो चुके थे। जॉन ने आगे लिखा था, मेरे प्यारे भतीजे, तुम मेरे शरीर तक पहुंचने की चाबी हो। मेरी जायदाद के साथ मेरे शरीर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि थर्न्स मेरे शरीर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जब तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तब तक थर्न्स मेरे शरीर को खत्म कर चुके हों। ये पढ़ते ही एडगर उठकर जॉन के कब्र की तरफ भागा। वो सोचने लगा कि अगर जॉन ने कहा है कि एडगर उसके कब्र की चाबी है तो जरूर इसका कोई मतलब होगा। एडगर ने दरवाजे पर लिखे शब्दों की तरफ देखा। उसने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म ईडी अक्षर दबाकर देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एडगर को याद आया कि जॉन तो उसे हमेशा नेड कहकर पुकारता था। इस बार एडगर ने NED अक्षर को दबाकर देखा। खुशकिस्मती से कब्र का दरवाजा खुलने लगा। इसी दौरान पीछे से एक अनजान शख्स खंजर लिए एडगर की तरफ बढ़ रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंसानी भेष धारण किए हुए एक थर्न था। उसने एडगर पर वार किया ही था कि तभी कब्र का दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर तो जॉन की लाश थी ही नहीं। ये देख एडगर और वो थर्न भी चौंक उठा। तभी पीछे से एक गोली चली जिसने उस थर्न को धाराशाही कर दिया। वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्टर था। दरअसल ये सब जॉन की एक चाल थी। उसे कभी मेडालियन मिला ही नहीं था। उसने ये ढोंग रचा था ताकि थर्न सामने आए और उसे मारकर जॉन उसका मेडालियन हासिल कर सके। जॉन अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने मेडालियन उठा लिया। एडगर को सारी बात समझाकर और उससे हमेशा के लिए रुखसत लेकर वो अपनी कब्र में आ गया। उसने मंत्र पढ़ा, ओक ओहेम उक्तेई वीस बारसूम। इसी के साथ जॉन हमेशा के लिए बारसूम अपनी डेजा के पास लौट गया और ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।